हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। ये देखिए आपका सीटेट है, जो फर्स्ट पेपर है उसका सीडीपी का पेपर है आपका। उसमें 2019 में 2 बार पेपर हुआ था। एक लास्ट वाला जो था 8 दिसंबर को पेपर हुआ था। इसमें सीडीपी से क्वेश्चन है। 2019 का ही पेपर है आपका, लेकिन सेकेंड बार जो तिथि हुई थी वो वाला पेपर है। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव की प्रमुखता देना। तो देखिए, न कभी बच्चों को याद करने के लिए कहना है, न उसके योग्यता के आधार पर उसको वर्गीकृत करना है, और न ही केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जितने क्वेश्चन है उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हैं। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभव की प्रमुखता देना, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, अनुभव बच्चों के अनुभव को आगे की ओर बढ़ाना, उसको प्राथमिकता रखना। ओके, देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यता, क्षमताओं, अनुभव, विचारों आदि को महत्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है या पूर्णतः अलग है या स्वतंत्र है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर शिफ्ट में आपके पेपर में जो है सीडीपी में ये क्वेश्चन जरूर, बहुत से पेपर नहीं पूछते हैं लेकिन बहुत ही पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। तो देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, यानी कि ए इज राइट आंसर। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती हैं। वृद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो रहा था। वह उचित व अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है, ये सन्निहित है, यानी कि इंटरओमेन विथ है। ओके, तो इसका राइट आंसर ये होगा। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है, ऑप्शन है प्रबलन पर केंद्रित है, या यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या अनुबंध द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपका हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। याद करना होगा नहीं, अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं होता है, प्रबलन पर केंद्रित नहीं होता है। ओके, तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्ण ज्ञान या अनुभव पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो पुराने जो अपने उनके ज्ञान होते हैं और नए ज्ञान के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ओके, तो देखिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जितने क्वेश्चन है उसमें से आपका राइट आंसर कितना होता है। ओके, तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
इसमें तो आपको याद करना होगा नहीं, स्मरण करना भी नहीं होगा, और अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ओके, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। यह कि किसके द्वारा नहीं होता है? यह अनुबंधन द्वारा न होकर यह क्या है? एक सक्रिय के द्वारा ये होता है। संरचनावादी सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे तथा रशियन वैज्ञानिक वाइगोत्स्की प्रमुख है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो बताइए। देखिए, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है और इसमें से बताना है कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होंगे। शारीरिक दंड तो होगा नहीं, ओके, किसी के बारे में तुलना भी नहीं कर सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड होगा, जो डी इज राइट आंसर है आपका। ओके, देखिए निम्नलिखित प्रथाएं जो होती हैं वो सार्थक को बढ़ावा कौन कौन सा ऑप्शन है उसमें देती हैं। सहयोगात्मक अधिगम, वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री आदि। ओके, न शारीरिक दंड इसमें होगा और न ही तुलना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो का अगर आपको बनाना देखना है तो वो भी आप बता सकते हैं कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हुआ दिया हुआ है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति जिसको हम कोड कहते हैं, या जन्मजात विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कौन सा होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया। ओके, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आपका आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल प्रक्रिया। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम काफी सीमा तक उत्तरदायी होता है। इसी तरह जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है उसी के अनुरूप उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक भी रहते हैं। जिस प्रकार जहाँ बच्चा रहेगा उसके अनुसार उसका शरीर, शारीरिक, मानसिक यानी कि संवेगात्मक उसी सांचे में ढल जाते हैं। ओके, यही क्या होता है आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो बताइए द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक में कौन कौन आएंगे ये बता दीजिए। प्राथमिक में आपके परिवार आ जाएंगे, पास पड़ोस आ जाएंगे। ओके, और द्वितीय में कौन सा आ जाएंगे? विद्यालय और मीडिया। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण के द्वितीय एजेंसी के उदाहरण हैं, जबकि परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि सामाजिक के कौन सा उदाहरण है? प्राथमिककरण का उदाहरण है। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो देखिए प्राथमिक में आपके आ जाएंगे परिवार एवं पास पड़ोस, यानी परिवार में जितने संबंधित होंगे वो प्रथम में आ जाएंगे, और द्वितीय में विद्यालय एवं मीडिया यानी कि बच्चे किसी और से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आ जाएंगे द्वितीय समाजीकरण में। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा,
अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान देके या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बताइए एक शिक्षक बच्चों को किस प्रकार सहज कर सकता है, किस प्रकार उसको बता सकता है। तो न उसको बार बार किसी के बारे में बताना है, आपको अभ्यास कराना है, और न ही उस पर प्रतियोगिताओं का अवसर यानी किसी कंपटीशन के बारे में उसको अवसर उपलब्ध कराना है, और न ही एक व्याख्यान यानी किसी बच्चे को किसी के बारे में व्याख्यान भी आपको नहीं प्रस्तुत करना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड। ओके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ओके, एनी प्रॉब्लम। देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं तो उस समस्या यानी कि विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वतः समझ पाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है जीन पियाजे का प्रस्ताव। ऑप्शन है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती हैं, या बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी, बच्चों की सोच, सॉरी यार सोच नहीं होगा, सोच होगा। सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ओके, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ओके, पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि चिंतन का अलग तरीका होता है, गुणात्मक रूप से होती हैं न कि मात्रात्मक रूप से होती हैं। ओके, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अवधि में शारीरिक बुद्धि वृद्धि एवं किस प्रकार विकास तीव्र गति से होता है। तो बताना है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से किस अवधि में होता है। ऑप्शन है, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। सी इज राइट आंसर। ओके, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। ओके, तो सी इज राइट आंसर, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, या विकास जीवन प्रयत्न होता है, या विकास परिवर्त्य, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया, परिवर्त्य होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ओके, देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। विकास के सिद्धांत जो है वो देखिए, विकास आनुवंशिकता
एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसमें सर इसमें निगेटिव पूछा है ना, तो इसका निगेटिव आपका बी हो जाएगा, यानी कि विकास सार्वभौमिक और संदर्भ के प्रभावित से नहीं है, इसमें नहीं कर दिया, इसलिए आपका निगेटिव वर्ड है ये। ओके, नहीं पूछा है तो बी इज राइट आंसर। और देखिए इसके कौन कौन प्रभावित करेंगे। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाला है। विकास हमेशा परिवर्तन होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध भी होता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास की गति तथा दिशा में परिवर्तन भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो बताइए इसमें नैतिक विकास की कौन सी अवस्था दिया हुआ है। ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, क्योंकि मूर्त तो आपका किसका होगा, पियाजे का होगा आपका, उद्योग तो आपका होगा नहीं, प्रस्तुति भी नहीं होगा। इसमें सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ये लॉरेंस कोहलबर्ग का ये अवस्था है। इसमें 3 अवस्थाएं दी जाती हैं। एक आपका पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और पूर्व में क्या आएगा, आत्मकेंद्रित, दंड या आज्ञा पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है। डी इज राइट आंसर। ओके, इस अवस्था में अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान के वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने, कहानी सुनने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने जैसे क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको क्या करना चाहिए, 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए उसके भाषा पे। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी को आप उसके प्राप्तांक के आधार पर नामांकित नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है आपका। आपको रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है। विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी गलत है आपका। विद्यार्थियों को भी श्रेणी में नहीं बांटना है। लास्ट है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की आवश्यकता भ्रांतियों को समझना। बिल्कुल सही बात है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, उनके गलतियों को समझना। ओके, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अर्थात बच्चों का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगा सके कि उनको जो कुछ सिखाया गया है क्या उन्हें कितना सीखे हैं, या जो सीखे हैं वह कितना स्पष्ट तक सीखे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों की क्षमताओं, अध्यापक की योग्यता, शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम के बारे में जांच पड़ताल करना। ओके, तो इसका डी इज राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, पठन, सॉरी यहाँ पठान लिखे पठन होगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, अवधान विचार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। ओके, क्योंकि देखिए इसमें जो होता है ये आपका डायलेसिया जो होता है, पठन वैलभ्य अधिगम विकार में ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए इसके अतिरिक्त डिस्लेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को इधर उधर करके पढ़ना। ओके, प्लीज इस वीडियो के अंत तक
आपको बने रहे, उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय।